हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत डिमांड आ रही थी कि जनवरी वाले जो मैगज़ीन को आप सर करा दीजिए, और मैं आज आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ और मैं आपको थोड़ा कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कृपया उसे ध्यान से सुनिएगा। जनवरी वाली मैगज़ीन में पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार मुझे सुन लीजिए, ठीक है। मैं जनवरी वाला मैगज़ीन इसलिए जो है थोड़ा लेट में कर रहा था क्योंकि पीटी 365 आया हुआ था, प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है। प्रीलिम्स नज़दीक है, इसलिए मुझे पीटी कराना बहुत ज़रूरी था। और पीटी में क्या था कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का जो भी मैगज़ीन था ना, उसके प्रीलिम्स के जो कंटेंट थे उसका कंपाइलेशन था, ठीक है, उसके कंपाइलेशंस थे। ठीक इसी तरह से एक पीटी 365 अभी और आएगी, वो उसमें जनवरी से लेकर के और मार्च अप्रैल तक का जो कंपाइलेशन होगा, ठीक है। तो ये पहली पीटी 365 है जो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक आई है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैंने दो मैगजीन खत्म कर दिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। और एक कंपाइलेशन अभी और आएगा जिसमें जनवरी महीने से लेकर के अप्रैल महीने तक का एक कंपाइलेशन होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं करा रहा था ना कि सोचा कि जनवरी से लेकर के अप्रैल बाद जो आएगी मैगजीन उसमें करा देंगे प्रीलिम्स का जो कंटेंट होगा, और मेंस 365 आएगा तो उसमें मेंस का 365 साल भर का होता है, तो उसमें हम लोग मेंस 365 कर लेंगे। लेकिन डिमांड थी कि आप जनवरी को करा दीजिए, इसलिए मैं आपको जनवरी पढ़ा दे रहा हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स दिखा दूँ कि जो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको जो आज पढ़ाऊँगा उसमें पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसमें हम लोग 3 आर्टिकल शुरू करेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी और दे दूँ कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ाऊँगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊँगा, IR थोड़ा सा ज़रूरी है ये, इकोनॉमी पढ़ाऊँगा, जैसे इकोनॉमिक वाला सेक्शन है ये वाला मैं पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स वाला। इसके बाद मैं आपको सीधे पढ़ाऊँगा इन्वायरमेंट और पढ़ाऊँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बस इतने ही आर्टिकल में पढ़ाऊँगा, बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ और समझाने वाली चीज़ें तो हैं ही नहीं। और बाकी चीज़ें जो छूटेंगी ना, पीटी 365 फिर से एक आएगा जनवरी से लेकर के एक अप्रैल तक का कंपाइलेशन एक और आएगा, जिसमें चीज़ें क्या होंगी कि जनवरी और अप्रैल से लेकर के अप्रैल तक के जितने करंट अफेयर होंगे ना उसमें दिए रहते हैं। इसीलिए मैं जनवरी वाला मैगजीन पढ़ा नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग जनवरी वाला मैगजीन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पे। ये आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी, जरूरी था, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे विजनाइज की मैगजीन आती है, कब की चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो अधिकरण प्रणाली है, जैसे आप ट्रिब्यूनल सुने होंगे ना, जैसे कि ये अधिकरण है, ये प्राधिकरण है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, एक अर्ध न्यायिक जो होता है, ये क्या होते हैं, निकाय होते हैं। तो भारत में ये ट्रिब्यूनल प्रणाली के बारे में बात की जाएगी इस आर्टिकल में, और ये न्यूज में क्यों रहा है इसके बारे में बात की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भाई शर्मा थे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अधिकरण जो है वो ट्रिब्यूनल्स जो है सरकार को पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए निर्देश नहीं दे सकते। जो क्या है ये, क्योंकि अर्ध न्यायिक निकाय है ना, तो ट्रिब्यूनल्स क्या है कि सरकार को पॉलिसी के मेकिंग के लिए, नीति निर्माण के लिए, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए निर्देश नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, इसके बाद उसका कैसे विकास हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका महत्व क्या है, चिंताएं क्या है, ये सब मेंस के टॉपिक हैं, आगे क्या क्या है वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स पहले आप समझो कि ये क्या होते हैं, कि अर्ध न्यायिक होते हैं, क्वासी जुडिशियल होते हैं। इनके पास पूर्णतः एक न्यायालय की शक्ति नहीं होती, बल्कि एक अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य इसलिए था कि बनाया गया था कि जो न्यायपालिका है उस पर मुकदमों का भार कम किया जाए, यानी जो छोटे छोटे मुकदमे हैं जो कि बाहरी जो अन्य संबंधित ट्रिब्यूनल्स हैं उससे संबंधित हो सकते हैं, उससे सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए क्या बनाया गया इसको ट्रिब्यूनल्स, यानी जो कुछ विशेष क्षेत्र के, जैसे कि हुआ मान लीजिए कि एक ही टेलीकॉम सेक्टर का कोई मुकदमा, उसको टेलीकॉम के ट्राई में जाएगा, बट उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि टेलीकॉम सेक्टर के जो विशेषज्ञ होंगे, कुछ अन्य जो न्यायिक सदस्य होंगे, वो मिल करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए न्यायपालिका पे मुकदमों का भार कम करने के लिए इसको निर्माण किया गया, जिसमें होता क्या है कि इसमें तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ होते हैं। मतलब जिस शब्द से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, उस विषय का जो ट्रिब्यूनल होगा उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ होंगे, और वही लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, मुकदमे पे जजों पे जो भार है वो कम आता है, समय भी बहुत कम लगता है, अर्ध न्यायिक, इसीलिए इसका निर्माण हुआ था, और फैसला सुनाना इसमें आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर एक नॉर्मल जज है, और जज क्या है, तो इंसान है ना, वो भी, उनकी भी सीमाएं हैं, उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। लेकिन अगर सब मान लो कि किसी कोई मुद्दा आता है, और वो आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साइंस का। अब जज मान लो उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से, फिर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की होगी, फिर अपना वो एग्जाम क्लियर किए होंगे, या फिर जैसे भी वो वकालत करके फिर वो जज बन गए।
तो उनकी भी ज्ञान की सीमाएं हैं। अब वो क्या करेंगे, फैसला सुनाने से पहले उस संबंधित मुद्दों को एक बार पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें समय लगता है ना, उसमें समय लगेगा चीज़ों को। लेकिन अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई विशेषज्ञ होगा उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, तो वो तुरंत कर लेगा चीज़ों को, सब समझ जाएगा। तो इसीलिए बनाया गया था। इसको संवैधानिक मान्यता दी गई, ट्रिब्यूनल्स को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। कब? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना कॉपी में आप लोग, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्ध न्यायिक जो निकाय है, ये बात तो आपको समझना है। इसमें तकनीकी विषय से जुड़े मामलों के लिए विशेषज्ञ भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया, ठीक, तो इसके लिए अनुच्छेद 323 ए और 323 बी, ये इसके माध्यम से इसको जोड़ दिया गया संविधान में। और 323 ए में बताया गया कि संसद को जो है पब्लिक सर्वेंट की भर्ती के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के लिए जो मामला होगा निपटाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण की गठित करने की अधिकार दे देगा। और केंद्र संसद जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे जो है वो अधिकरण का गठन कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से अनुच्छेद 323 बी में ये बताया गया कि जो अन्य विषय जैसे कि कराधान हो गया, भूमि सुधार हो गया, इसके मतलब अन्य जो विषय है ना, इसके अलावा उनके लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना के प्रावधान किए गए। और संसद या राज्य विधानमंडल इसके कानून बना करके ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 323 बी के तहत जो विषय होंगे उस पर केवल संसद का अनन्य अधिकार नहीं, मतलब राज्य भी इस पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। और राज्य विधानमंडल क्या है? संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें उल्लिखित उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके अधीन किसी भी विषय पर आने वाले विषय पर ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। जैसे कि मान लो राज्य सूची में जो विषय है, जैसे मान लो जेल, ठीक है, जेल। अभी PT 365 में आपको पढ़ा था, उसमें पशुधन सेक्टर है, ठीक है, पशुधन सेक्टर, ये क्या होता है? ये भी राज्य सूची का विषय होता है। तो इसमें मान लो कि कोई ट्रिब्यूनल बनाना है तो राज्य सरकार बना सकती है, क्योंकि उसके संबंधित विषय पे है, ठीक। तो ये हो गया। अब ट्रिब्यूनल्स की जो स्ट्रक्चर क्या होती है कि जो पारंपरिक जो अदालत होती है ना, उसमें क्या, उसके जगह पे जो ट्रिब्यूनल होगा उसमें जो न्यायिक सदस्य होंगे ही, उनके साथ क्या होंगे, एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे, यानी जो तकनीकी सदस्य, यानी जो उस विषय जो जिस विषय से संबंधित जो ट्रिब्यूनल गठित किया गया है उस विषय का तकनीकी जानकार होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो सुनवाई होती है ना, चीज़ों को समझने में, जो फैसला देने में तेजी आती है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है। क्षेत्राधिकार क्या होता है कि प्रत्येक ट्रिब्यूनल को उसकी जो विशेषज्ञता होगा, जिसकी विशेषज्ञता है जिस क्षेत्र के अंतर्गत, मान लीजिए कि वो टेलीकॉम सेक्टर का ट्रिब्यूनल है, तो टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत जो भीतर के मामले होंगे उसकी सुनवाई करेगा, निर्णय लेगा, उसके लिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार उसको दिया गया है। कुछ ट्रिब्यूनल के पास अपील क्षेत्राधिकार, जैसे कि अपील क्षेत्राधिकार मतलब कि उसके नीचे वाले जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उसकी जो खिलाफ कानून जो आदेश आया है उसके खिलाफ अपील होगी तो वो लोग सुनवाई कर सकते हैं, ठीक, अपील। अब सामान्यतः होता क्या है कि जो अपील होता है ना ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ, वो हाई कोर्ट में की जाती है। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिसमें अपील क्या होगी, सीधे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी, ठीक। तो ये बात है। तो वर्तमान में ट्रिब्यूनल को जो है हाई कोर्ट के विकल्प और हाई कोर्ट का अधीन दोनों रूप में स्थापित किया गया। मतलब हाई कोर्ट के विकल्प के रूप में भी कुछ ट्रिब्यूनल्स स्थापित किए गए हैं, और हाई कोर्ट के नीचे जो है कुछ ट्रिब्यूनल्स भी जो है यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, उसके नीचे, उसके अधीनस्थ, ठीक है। ये बात है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो इसी में आपको ध्यान देना कि भारत में ट्रिब्यूनल प्रणाली का विकास कब हुआ, तो इसको नोट करो कि आयकर अपीली प्राधिकरण के अधिकरण की स्थापना हुई थी। भारत का पहला ट्रिब्यूनल था ये, ठीक है, 1941 में, ठीक। फिर स्वर्ण सिंह समिति ने जो आपके मूल कर्तव्य को जो उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसकी समिति सिफारिश पर आया, स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में मान लिया कि जो उच्च न्यायालय उसमें लोक सेवकों की सेवा शर्तों के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं। और इसी तरह से 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323 से 323 भी स्थापित किए गए, और इसी तरह जो है ट्रिब्यूनल्स स्थापित हुए, ठीक है। तो ये बात है इसमें। तो सरकार जब बदली है, मोदी जी आए 2017 में, उन्होंने क्या किया कि कई सारे जो ट्रिब्यूनल्स थे उनकी जो संख्या घटा कर दिया, उन्होंने विलय कर दिया, घटा करके संख्या जो थी वित्त अधिनियम में 26 से घटकर 19 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 में बनाया सरकार ने, ठीक, जिसमें कुछ पदों पर नियुक्ति में प्रक्रिया में बदलाव भी कर दिए और कुछ अधिकारों को भंग भी कर दिया, ठीक है। तो ये बातें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि आप पॉलिसी निर्माण के लिए सरकार को जो है संसद को आप क्या कर सकते हैं कि सलाह नहीं दे सकते, निर्देश नहीं दे सकते, ये बात बताई गई है। तो अंत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में सशस्त्र बल अधिकारी जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है उसके निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें सरकार को जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए पॉलिसी बनाने को कहा गया था, ठीक है। इसमें निर्णय को रद्द कर दिया, बस इतना ही जान लो आप, ठीक। ये अब ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हाईलाइट करना मैं भूल गया, ये समझो।
सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा जो ट्रिब्यूनल्स हैं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। मतलब हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन होगा, क्षेत्राधिकार होगा, उसके अधीन ट्रिब्यूनल्स होते हैं। इस कारण से क्या है, किसी भी ट्रिब्यूनल को सरकार को पॉलिसी बनाने का निर्देश देने की कानूनी अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र नहीं है, बल्कि वो तो आपका विधायिका कार्यक्षेत्र है। ठीक है, वो पॉलिसी वो लोग बनाएंगे, आप कौन होते हो निर्देश देने वाले, ये बात थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसका महत्व क्या है, महत्व होगा ना कि ये मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। जो मेंस प्रीलिम्स का टॉपिक था उसको हमने डिस्कस कर लिया, अब यहाँ से शुरू होता है मेंस का टॉपिक। ये ट्रिब्यूनल्स के महत्व, सवाल मेंस में पूछ सकता है महत्व पे, तो विशेषज्ञता होती है। जैसे कि मान लो कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो क्या होगा, कुछ जो कि जिस सब्जेक्ट का ट्रिब्यूनल्स होगा, जिस विषय का ट्रिब्यूनल्स होगा, उसके वहाँ पे विशेषज्ञ जो होंगे, जानकार होंगे। इससे क्या होगा कि जो मामला का निपटारा होगा वो कानूनी और तकनीकी मुद्दों की गहरी समझ वाले व्यक्तियों द्वारा होगा। तो क्या होगी कि न्यायिक विशेषज्ञता सुनिश्चित होती है, शीघ्र समाधान होता है। ठीक है, जैसे कि सेवा के मामले, कर विवाद, प्रणाली मुद्दे, कार्यभार को कम हो पाता। जैसे कार्यभार किसका कम होगा, जो न्यायालय होंगे, जो ट्रेडिशनल न्यायालय हैं, पारंपरिक न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके मामले कम होंगे। पहुंच होगी, अभी इसका पहुंच भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भौगोलिक रूप से कहीं भी इसका पीठ स्थापित कर सकते हैं, देश भर में इसको स्थापित भी किया गया है। और सेवा दस्ता भी है, इसमें बहुत सारे जो शीघ्रता से निपटान होता है। ठीक है, अधिकरण के संबंध में कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अभाव भी है। कुछ अधिकरण पूर्णतः स्वतंत्र हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति सरकार करती है, तो सरकार का हस्तक्षेप होने की जो है इसमें संभावना बनी रहती है, ये समस्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो अधिकरणों की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति, उसमें न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्यों की कमी है, तो ये क्या है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन भी है, ये भी समस्या हो जाती है। लंबित मामले कुछ हैं कि कुछ मामलों में जैसे कि ट्रिब्यूनल्स में मानव संसाधनों की कमी है। कार्यकाल की अवधि बताते हैं, जैसे इसमें कार्यकाल कम अवधि का होता है इन लोगों का जो, ठीक है, तो जो न्यायपालिका पर जो होता है कार्यपालिका का प्रभाव पड़ जाता है। इस ऐसे में प्रक्रियाओं में एकरूपता का अभाव होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग जो होती है कई सारे क्षेत्राधिकार में, जैसे कि कई सारे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अभी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा कि आप पॉलिसी निर्माण के लिए नहीं दे सकते हैं। ठीक है, निर्देश, तो ये सारे क्या है कि ओवरलैपिंग होने लगते हैं। कुछ तकनीकी संबंध के संबंध में भी जो है कानूनी योग्यता का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे जो है बायोटेक्नोलॉजी आता है, जरूरी थोड़ी उसे लॉ आता हो, उसे कानून आता हो, तो ये चीज़ें हैं, समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में आगे की राह हमें करनी क्या चाहिए। ठीक है, ये मेंस के टॉपिक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस 365 आएगी प्रीलिम्स के बाद, तो हम लोग खूब अच्छे से उसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, और वैसा करने वाला कोई यूट्यूब का चैनल नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे की राह में देखो, स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, अधिकरण में स्वतंत्रता में वृद्धि करना चाहिए। जैसे कि जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनके सदस्यों को नियुक्ति को हटाने के लिए और नियुक्ति करने के लिए एक तंत्र हो। कार्यकाल को जो विधायी और कार्यकारी हस्तक्षेप से संरक्षण में आ जाए, मानी कि जो सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप निर्णय न हो, बल्कि जो है कि स्वतंत्र एक जो न्यायिक बातें हैं वो वहाँ पे स्थापित हों और उनको कार्यपालिका और विधायिका से जो है वो मुक्ति मिले। ठीक है, अधिकरणों का प्रशासन हो, प्रशासन के लिए जो है ये सरकार ने अभी कार्मिक लोक शिकायत कानून पर जो स्थायी समिति थी उसने सिफारिश की थी कि एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनाया जाए, वो बनाया जाए, समय पर नियुक्तियां हो, क्षेत्राधिकार संबंध में जो क्षेत्राधिकार संबंधी जो स्पष्ट सीमाएं होती है उसको स्पष्ट की जाएँ, और प्रशिक्षण योग्यताओं से जो है ये क्या हो सकता है कि हमें जो है कि इससे कानूनी मामलों में बेहतर समझ हो पाएगी और ट्रिब्यूनल्स बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो ये चीज़ें थी, प्रीलिम्स के लिए बता दिया, मेंस के लिए हो गया, आर्टिकल खत्म। ये दूसरा वाला आर्टिकल है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था। अभी जब ये न्यूज, अभी समझो कि जो जिस समय ये आया था रिपोर्ट RBI का, उसी के अगले दिन आप दैनिक जागरण का उठाओ, मैं आपको आर्टिकल शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पर, और ये तो अभी आ रहा है ना, जनवरी मैगजीन में आ रहा है, ये मैंने दिसंबर में ही इसको किया था। ठीक है, तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं पंचायतों की, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जारी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, मैंने करीब 57 पेज की रिपोर्ट है, मैंने इस रिपोर्ट को पूरा रिपोर्ट पढ़ा है और उस पर मैंने एक अपना व्यापक विचार भी रखा था कैसे होना चाहिए। उसी सारे चीज़ों को यहाँ पर भी विजनाइज ने शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो RBI ने पंचायती राज संस्थाओं की जो फाइनेंशियल स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2020-21 से लेकर 22-23 तक के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उस पर बात की गई है। ठीक, तो आप समझो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके फाइनेंस के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के लिए आएंगी। जैसे ये तो आप रिपोर्ट जो आई RBI ने जारी की, ये आपको पंचायती प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जो संख्याएं हैं उनके और उनके जो कानूनी प्रावधान है
वो संवैधानिक प्रावधान है वो, और ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए है, कुछ जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। ठीक, तो जो प्रीलिम्स के लिए मैं नोट कराऊंगा उसको आपको प्रीलिम्स के लिए समझना है। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं, उसके फाइनेंस के बारे में समझना है कि जो पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को त्रिस्तरीय गठन करके इंस्टीट्यूशनलाइज रूप दिया, यानी कि संस्थागत रूप हमें इसको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि जो भाग 9 है भारतीय संविधान का, भाग 9 है, उसमें 243 आर्टिकल के तहत जो पंचायतों का गठन किया गया है। और ये क्या है, ये राज्य सूची का विषय है, पंचायतें और स्थानीय सरकार से संबंधित है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा और राज्य वित्त आयोग भी गठन किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा। तो वर्तमान में देखें तो भारत में कुल कितने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो 2.62 लाख जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से ग्राम पंचायत कितनी है, 2.55 लाख। ठीक है, 2.55 लाख। ठीक, अब संवैधानिक प्रावधान, वित्तीय सशक्तिकरण के लिए पंचायतों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, सही संविधान में किन किन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके माध्यम से पंचायतों को फाइनेंशियली जो है मजबूत किया जाएगा। तो अनुच्छेद 243H ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता है बताता है ये कि राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद कानून बनाएगा, कानून पारित करेगा, और राज्य की जो संचित निधि है ना उसके लिए उसी से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, सहायता अनुदान का प्रावधान जो करेगा कौन, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्य की संचित निधि से, आर्टिकल 243H के तहत। ठीक है, यह क्या बताता है कि पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर, फीस लगाना, एकत्र करना, आवंटित करने, इन सब चीजों का अधिकार देता है। एच के बाद आई आता है, जिसमें बताया गया है कि पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति होगी उसकी समीक्षा करने और वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए हर साल एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बात को कि एच क्या बोलता है कि संचित निधि से जो सहायता अनुदान होगा वो पारित किया जाएगा कानून बना करके, और पंचायतों को टैक्स, शुल्क, पथकर, फीस एकत्र करना, आवंटित करना, लगाना ये अधिकार देगा। अनुच्छेद 243 बताता है कि पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति उसकी समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 283 जो बोलता है वो बताता है केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि राज्य में पंचायतों की संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करे वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग, तो आर्टिकल 283 बताता है। तो अभी वित्त के स्रोत के ये क्या है आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइनेंस के रूप में जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो राजस्व का आंतरिक स्रोत है, आप समझो स्वयं के स्रोत, जैसे कि कर राजस्व होगा क्या यहाँ पे, जैसे कि कृषि भूमि के अलावा, या कृषि भूमि पर टैक्स नहीं, इसके अलावा भवन या संपत्ति कर, निजी शौचालयों पर टैक्स, प्रकाश कर यानी जो लाइट जलती हैं, पंचायतों क्षेत्र में कोई भी व्यवसाय होगा या वृत्ति करेगा कोई व्यक्ति उस पर टैक्स लगेगा तो ये कर सकते हैं। कुछ गैर कर राजस्व होता है, जैसे कि मान लो कि पंचायती क्षेत्र में विक्रय के लिए बाहर से कोई माल आ रहा है तो उस पर बाजार टैक्स, पशुओं के विक्रय के लिए पंजीकरण पर शुल्क, ये काम कौन कर सकते हैं, पंचायत कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आता है कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से धन का ट्रांसफर, यानी कि ये आप समझो ये दूसरा स्रोत है, राजस्व स्रोत तो हो गया स्वयं का स्रोत, अब यानी केंद्रीय वित्त आयोग से और राज्य वित्त आयोग से कैसे फंड का ट्रांसफर होगा, तो कुछ होगा शर्तों के तहत अनुदान होता है, जैसे कि स्वच्छता शिक्षा के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित योगदान होते हैं, कुछ गैर शर्त अनुदान होते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग क्या होगा कि स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर होगा, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत है तो उसके आधार पर बिना शर्त के कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक, और कुछ शर्त के अनुदान होते हैं, मतलब कि हमें सिर्फ शिक्षा में खर्च करने हैं, हमें स्वच्छता में खर्च करने हैं, हमें ये खड़ंजे का निर्माण हो, लाइट का निर्माण हो, इस सब चीज़ों में खर्च करना है, उसके लिए निर्धारित होता है। कुछ फंड होता है प्रदर्शन आधारित अनुदान, जैसे कि कुछ होता क्या है कि जो विशिष्ट प्रदर्शन करती हैं पंचायतें, जो कुछ का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा तो उनको क्या होता है कि अतिरिक्त धनराशि मिलती है। कुछ विशेष श्रेणी के अनुदान होते हैं, जैसे कि कई सारी अनूठी चुनौतियाँ हों, विशेषताओं हो, जरूरतें हों, तो उसके आधार पर जो है कुछ विशेष श्रेणी के अनुदान मिलते रहते हैं। कई सारे क्या होते हैं कि मनरेगा में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, सांसद आदर्श ग्राम योजना में केंद्र सरकार राज्य सरकारों से भी पैसा ट्रांसफर होता है। कुछ विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी अनुदान मिलते हैं। तो ये सारे वित्त के स्रोत हो गए। अब यहाँ मेंस का टॉपिक आता है कि वित्त से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। आर्टिकल में मैंने लिखा भी है बहुत सारी चीज़ों। तो स्ट्रक्चरल चुनौतियाँ ये हैं कि वित्तीय संसाधन जो है वो अपर्याप्त है, आवंटित, और क्या है कि जो पंचायतें हैं वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य सरकारों पे और केंद्र सरकारों पे निर्भर हैं, और जो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, रखरखाव, ऑडिट, सोशल ऑडिट का अभाव, सोशल ऑडिट कहने को बता दिया गया है पर सोशल ऑडिट है नहीं वास्तव में, ऑडिट का अभाव, वित्त निधि का जो है दुरुपयोग, और
खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायती राज कामकाज में बाधा डालती हैं। पीआरआई के राजस्व का लगभग 95% हिस्सा केंद्र देता है और केंद्र और राज्य सरकार अनुदान के रूप में देते हैं, बाकी 5% से ही वो खुद का कुछ जनरेट कर पाती हैं। तो ये समस्या है। 29 विषय पंचायती राज संस्थानों को जो है विषय सौंपे गए थे, इसमें बहुत सारे राज्यों ने जो है 29 में से किसी ने 10 दिया, किसी ने 12 दिया, किसी ने 15 दिया है। तो ये समस्याएं हैं। डेटा में असंगति होता है, यानी पंचायतों की जितनी आय है और जितना व्यय कर रहे हैं उसमें क्या है, डेटा की कमी है। ठीक, इससे होता क्या है, अभी आप समझो कि 2019-20 में केवल 46% ग्राम पंचायतों में ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई। मतलब पैसा कहाँ खर्च हुआ, कौन लिया, ग्राम प्रधान जो है वो उसके पास पैसा आया है तो उसने उचित रूप से खर्च किया कि नहीं किया, ये सारे डेटा का जो यहाँ पे अभाव होता है। और वास्तव में बताएं तो वहाँ पे होता भी नहीं है। ठीक, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है। राजस्व के सीमित स्रोत तो हैं, जैसे मुख्य रूप से संपत्ति, शुल्क, जुर्माना, ये सारे स्रोत सीमित हैं, यहाँ पे हो नहीं सकता। अभी है क्या कि कुछ अन्य प्रकार की अग्रलिखित चुनौतियाँ भी हैं, जैसे स्थानीय कर के लिए, जैसे कि सीमित कर आधार होगा। अब मान लो टैक्स लगा दिया आपने गांव में, आपको वोट वहीं से लेना है, लोग देगा कौन टैक्स, और अगर देगा तो 5 साल बाद फिर आप जो है अनपॉपुलर हो जाओगे, आपको वैसे ही हार जाना है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक, और बहुत सारे लोग होते क्या कि अब ऐसा तो है नहीं कि टैक्स उसके लिए जीएसटी जैसे लगा है, तो जीएसटी के पास एक उसका लिए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीएसटी कैसे कलेक्ट होगा। टैक्स अगर पंचायतें लगा ली तो उसके लिए कलेक्ट करने के लिए संसाधन नहीं है, उसके पास जो सुविधा नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं, ये होता है। ठीक है, प्रशासनिक और संरचना की कमी भी है, प्रशिक्षित कर्मचारी का अभाव भी है, नए टैक्स लागू करने के लिए संबंध में अस्पष्ट दिशा निर्देश भी हैं, भ्रष्टाचार तो बहुत सारे हैं, निधियों का दुरुपयोग होता ही है, ये भी है। राज्य वित्त आयोग में आप समझो, अभी अभी उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखो, विजयवाड़ा में पंचायत निकाय उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना ग्राम पंचायत खाते से 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, कई सारे यहाँ पे हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं, तो ये भी होता है। तो राज्य वित्त आयोग को समझो, ग्रामीण विकास और पंचायती राज की एक स्थायी संसदीय रिपोर्ट के अनुसार केवल 9 राज्य जो है नियमित रूप से स्टेट फाइनेंस का गठन किए हैं, इसमें से भी केवल 2 सक्रिय है, बाकी जो है राज्य वित्त आयोग कई जगह पे सक्रिय ही नहीं है, गठन भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में जो है आगे की राह क्या हो, तो बजटीय सहायता हो, कौशल विकास के लिए वित्त प्रबंधन में बढ़ोतरी की जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, निधि का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग हो, जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। ठीक है, पारदर्शी व्यवस्था हो और सोशल ऑडिट हो, लेखा परीक्षा हो, स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूत किया जाए, प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में गठन हो और सभी राज्य करें, वित्तीय स्थिति को मजबूत करें, फंड का ट्रांसफर करें और सबसे जो भी विषय सूची है, 29 विषय सूची पंचायतों को सौंपी गई, उसमें से सभी सूचियों को सरकारें जो है राज्य सरकारें उसको सौंपे पंचायतों को, जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए और जवाबदेही तय की जाए। इसके लिए और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन जितने ट्रैकिंग सिस्टम है उसको और मजबूत बनाया जाए। सरकार ने इसके लिए कुछ पहले भी लागू की है, जैसे आपको इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान देना है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी बनाया, जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल बहुत अधिक अच्छा है। ये क्या है, इसमें पंचायतों की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। धन का जहाँ निकास हो रहा है, जो पंचायती राज संस्थाओं में आपके गाँव में या आपकी जगह पे कहाँ पैसा किस चीज़ में खर्च हुआ है, ये सारे डेटा जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर होता है। जीपीडीपी है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए क्या है कि योजना तैयार करने का एक तंत्र है। या इसका आयोजन कौन करता है, इसका हर साल इसका आयोजन जो है पंचायती राज मंत्रालय सभी जो है ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्वशासन के निकायों में करते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं होती हैं तैयार होती हैं। ठीक, क्षमता निर्माण पंचायत सशक्तिकरण अभियान भी होता है, जिसमें कि पंचायत के प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता मिलती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल स्थानीय तौर पे गवर्नेंस है उसकी क्षमताओं को मजबूत करना है। ठीक है, जो क्या करें कि जो आप समझो स्थानीय विकास की, स्थानीय ज़रूरतों की सबसे अधिक जो अगर कोई प्रभावी संस्था है जो उसके बारे में जानकारी है तो वो खुद है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसीलिए गांधी जी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे बल देते थे, क्योंकि स्थानीय ज़रूरतें क्या हैं वो कौन जानेगा, वो राज्य सरकार तो जानेगी नहीं। लखनऊ में बैठा हुआ या दिल्ली में बैठा हुआ या फिर भोपाल में बैठा हुआ या पटना में बैठा हुआ जो सरकार है वो तो समझे नहीं कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, कि लोगों की क्या दिक्कतें हैं, कहाँ से कहाँ तक रोड बनेगा। इसके लिए क्या है, तंत्र कौन बना सकता है सबसे अधिक प्रभावी, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ई राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है इसीलिए बनाया गया कि जो स्थानीय ज़रूरत है उसके प्रति संवेदनशील बने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी जो स्थानीय समस्याएं हैं उसका समाधान करें और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें। इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये बात है।
तो आपने इसको पूरा आर्टिकल को कवर कर लिया। हम लोग आते हैं अपने तीसरे वाले आर्टिकल पे, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2024। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें चीज़ों को समझ लेंगे हम लोग, ये क्यों न्यूज में रहा, क्या चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए, क्या चीज़ें हैं मेंस के लिए, इसके बाद ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, इसको आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर धीमी गति का उल्लेख किया है। धीमी गति है, ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी धीमी गति है, तो इसने इसका उल्लेख किया है। ठीक, तो इस दौरान क्या हुआ था कि एक जो है कि पैसा पोर्टल शुरू किया गया था, पैसा पोर्टल, और जो है पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया था। पैसा पोर्टल क्या था कि पोर्टल फॉर द अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, एक प्रकार का पोर्टल है। इसे पीएम स्वनिधि स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत जो लाभार्थी होंगे, पात्र लाभार्थी, उनकी जो सब्सिडी की प्रोसेसिंग के लिए ब्याज सब्सिडी जो मिलती है उनको, उनके लिए एक मंच प्रदान किया गया था पैसा पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो पैसा पोर्टल और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरी पोर्टल का शुरुआत की गई थी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो भारत में जिसके लिए कानून है ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, उसके बारे में समझो कि भारत में स्ट्रीट वेंडर्स कौन से हैं। तो किसी सड़क के किनारे या किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पे अस्थायी रूप से निर्मित संरचना, जैसे कि दुकान लगाना, ठेला लगाना, रेहड़ी पटरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो सामानों की बिक्री करना, ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो भारत में 50 लाख से अधिक जो है स्ट्रीट वेंडर हैं। सबसे अधिक स्ट्रीट वेंडर कहाँ पे? यूपी में है। स्ट्रीट वेंडर की संख्या इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल है, यूपी पीसीस के लिए बहुत अच्छा है ये। ठीक है, कंटेंट तो 38 लाख से अधिक जो है यहाँ पे सरकार ने वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किए हैं। 4300 से अधिक जो है डाउन वेंडिंग समिति का गठन किया गया है, और वेंडिंग मार्केट 1300 से अधिक जो है स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, वेंडर्स के लिए। तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं समझेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां समझेंगे, और उसके कार्यान्वयन के लिए हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ समझेंगे। तो ये थोड़ा जरूरी है। ठीक है, ये क्या है? मेंस के लिए कंटेंट है। अब प्रीलिम्स का कंटेंट खत्म हो गया, अब हम आ गए मेंस के कंटेंट पे। ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 है उसकी विशेषताएं ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकार की बात करता है, मतलब बताता है कि प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता को वेंडिंग प्रमाण पत्र में जो नियम है, शर्त है, उसके अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियां संचालित करेगा, उसका अधिकार है। उससे कर्तव्य यह है कि अपना समयावधि के अंतर्गत जो है अपना सामान और माल हटाना पड़ेगा। वेंडर को प्रतिदिन साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता रखनी होगी, नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक संपत्ति की स्थिति बनाए रखना होगा, और उसके लिए उसको रख रखाव शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, जो भी उसका नागरिक सुविधाओं सुख सुविधाओं के लिए जो है वो यूज कर रहा है। ठीक, ये बात की गई थी कर्तव्यों के बारे में, उसके अधिकार के बारे में। एक बनाएगा टाउन वेंडिंग समितियां, मतलब बनाएगा कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में इसका गठन होगा। ये समितियां क्या करेंगी? किसी भी जो शहर में वेंडिंग जोन होगा उसकी गणना करेंगी, उसकी पहचान करेंगी और उसका आवंटन करेंगी। टाउन वेंडिंग समिति, इसको मिश्रित रूप से गठन किया गया। इसमें 40% स्ट्रीट वेंडर होंगे और 1/3 इसमें से महिलाएं होंगी। ठीक है, ध्यान देना इसमें। अब बोला कि इस एक्ट ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर का जो है वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 साल में एक बार सर्वेक्षण होगा, और वेंडर की अधिकतम सीमा बताई गई, यह मतलब बताई गई कि वार्ड या जोन या कस्बे शहर की आबादी के अनुसार जो है 2.5% जो है ये वेंडर्स होने चाहिए, ये बताया गया यहाँ पे। एक शिकायत निवारण समिति भी बनाई गई, जिसका गठन कौन करेगा? राज्य करेंगे, और अध्यक्षता कौन करेगा? जो एक सेवानिवृत्त अधिकारी होगा, जो क्या करेगा? स्ट्रीट वेंडर की शिकायत की जाँच करे। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। अच्छा, ये बताया गया कि जो जब्त किए गए माल को वापस करने की अवधि होगी। मान लो कि अगर माल देरी से खराब होने वाले माल के मामले में जो माल के दावे होंगे वो 2 कार्य दिवसों के भीतर वापस किए जाने चाहिए। ठीक है, और जल्दी माल के खराब होने वाले जो दावे होंगे उसी दिन वापस किए जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे बताई गई इस एक्ट के माध्यम से। तो अधिनियम के कार्यान्वयन में जुड़ी कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि असमान कार्यान्वयन। जैसे कि असमान कार्यान्वयन ये है कि जो केवल 17 राज्यों ने जो है शिकायत निवारण समितियों का गठन किया है। कानून बन जाने के बाद 1 दशक यानी 2014 के बाद कानून बना था जब मोदी जी आए थे, तो और आज 2024 है, 10 साल बीत चुके हैं। कानून जो है लागू होने के बाद केवल 17 राज्यों ने जो है शिकायत निवारण समितियों का गठन किया है। यानी कि जो आपने ऊपर देखा ना, शिकायत निवारण समिति बनेगी, और कौन गठन करेगा? राज्य करेंगे। तो राज्य क्या है? उदासीन है इसके प्रति। ठीक है, कई जो शहरी स्थानीय निकाय में अभी तक जो टीवीसी का जो काउंसिल है स्ट्रीट वेंडर का, जो इसमें जो है गठन ही नहीं किया गया। जैसे कि मतलब जो कि टाउन वेंडिंग समितियां थी उसका गठन किया ही नहीं गया, और बहुत सारे जो गठन किए गए उसमें स्ट्रीट वेंडर का जो परसेंटेज था 40% 45%, उसमें उसका प्रतिनिधित्व है भी नहीं। वेंडर्स की अधिकतम संख्या भी बताई गई है
कि इसके अधिनियम बताया कि कुल आबादी का 2.5% वेंडर्स होंगे किसी मतलब एक जगह में। तो दिल्ली मुंबई जैसे शहर में तो काफ़ी कम है ये, क्योंकि दिल्ली मुंबई की तो आबादी काफ़ी ज़्यादा है। रेलवे की भूमि और उसको परिसर को शामिल नहीं किया गया इसमें। बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र होता है, रेलवे के आसपास की भूमि देखो आप, वहीं तो लोग आते हैं, वहीं तो आपको होता क्या है कि दिखता है सामान, तो उसको शामिल नहीं किया गया यहाँ पे। ये समस्या है। एकरूपता का अभाव भी है। स्ट्रीट वेंडिंग को क्या है कि जो राज्य विधानमंडल जो है अधिनियमित जो नगर पालिका कानून होगा उसके तहत विनियमित किया जाएगा। ठीक है, ये समस्या हो रही है। जैसे कि क्या है कि जो राज्य का विधानमंडल होगा वो नगर पालिका एक्ट बनाएगा, उसके तहत क्या होगा कि जो वहाँ के नगर पालिका के अनुसार उसको रेगुलेट किए जाएंगे। तो जो ऊपर वाला कानून ये बना है और उस जो राज्य का जो अपना कानून है उसके बीच में क्या है कि एकरूपता है नहीं, तो समस्या आती है। तो ऐसे में आगे की राह के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए हमें वेंडर की सीमा में संशोधन करें। जैसे कि नया डेटा उसको लाएं, क्योंकि 2.5% बहुत कम होता है दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में। पर्याप्त को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। पर्याप्त प्रतिनिधित्व कहाँ पे, जो टीवीसी है, ठीक है, टीवीसी जो आपकी समिति बनाई गई थी, ठीक है, उसमें हितधारकों की यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, और उसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास वेंडिंग जोन का निर्माण हो, जिससे क्या होगा कि अधिनियम का सुसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। स्मार्ट सिटी मिशन से इसका एकीकरण कर दिया गया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में लाइट वेंडिंग जोन भी स्थापित किए गए हैं। तो ऐसे कार्य जो है राज्य उठा सकते हैं, और ये कार्य किसने किए हैं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किए हैं। और ये तो मान लीजिए अधिनियम को कार्यान्वयन के लिए बात हो गई। स्ट्रीट वेंडर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें एक ऐसा स्मार्ट कार्ड बनाने की आवश्यकता है जो क्या करे कि वेंडिंग आईडी कार्ड और वेंडिंग प्रमाण पत्र दोनों का इसमें विवरण हो। मतलब स्मार्ट कार्ड हो जिसमें एक ही चीज़, अगर एक ही कार्ड में 2-3 जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी कार्ड है, प्रमाण पत्र है, सब चीज़ें उसमें कंपाइल हो। ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, पुलिस बल और स्थानीय जो निकाय हैं उसमें उसके प्राधिकरण के प्रशिक्षण में स्ट्रीट वेंडर एक्ट को शामिल करें, जिससे क्या हो, उस पर जो पुलिस होंगे ना, जो स्थानीय निकाय के अधिकारी होंगे, स्ट्रीट वेंडर के प्रति नरम बनेंगे और उनकी चीज़ों को, उनके मुद्दों को, उनके कानूनों को समझेंगे वो। तो ये जरूरी है। और प्रत्येक जो टीवीसी द्वारा है स्ट्रीट वेंडर चार्टर प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि जो होगा क्या कि इसी के भीतर जो है वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी होगा, समय बताया जाएगा, उसमें उसको रेगुलेट करेंगे, उसको नवीनीकृत करेंगे, और अन्य गतिविधियां उसी के चार्टर के थ्रू जो है वो संपन्न की जाएंगी। ठीक है, तो ये बात है। तो ये हमने 3 आर्टिकल देखे आज की क्लास में। कल आपका जो है चौथा वाला आर्टिकल पढ़ाऊंगा, रिवैम्प स्कीम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये वाला। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूज इन शॉर्ट्स, और कल आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट कर लेंगे, 3 दिन में IR खत्म कर लेंगे, 4 दिन आपको लगेंगे इकोनॉमिक्स में, 3 दिन लगेंगे इन्वायरमेंट में, और 4 दिन लगेंगे आपके सोशल साइंस एंड टेक में। 25 तारीख तक आपका पूरा आर्टिकल ये मैगजीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छूटेगा नहीं, क्योंकि PT 365 को बता दूं कि फिर से एक आएगी। अप्रैल से दिसंबर की आ चुकी है, अप्रैल से दिसंबर की, और प्रीलिम्स के पहले जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का, यानी कि साल भर तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का एक PT 365 आएगी, और उसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जनवरी वाली मैगजीन से लेकर के अप्रैल वाली मैगजीन तक का एक कंपाइलेशन अलग से आ जाएगा। तो फिर हमें, इसीलिए मैं रुका हुआ था कि अगर वही कंपाइलेशन आएगा ही, एक ही आर्टिकल इसी में से जो होता है ना, कि जो आप समझो जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, इसी के जो कंटेंट होते हैं ना, उसमें से प्रीलिम्स के कंटेंट को काट करके और उसको PT 365 बना देते हैं। इसी वाला जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, इसमें से जो मेंस का कंटेंट, जैसे कि मेंस का कंटेंट की विशेषताएं हो गया, चुनौतियां हो गया, और मतलब आगे की राह हो गया, इसको काट देंगे तो ये मेंस 365 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं कंपाइलेशन का। तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मंथली मैगजीन के ही से ही PT 365 बनता है, और उसी से मेंस 365 बनता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ें करा दी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।